नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हुआ करती थी। अगर हम देखें कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी तो हमने देखा था कि केंद्र में किस प्रकार से राजा होता था, राजा की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। फिर हम अगर प्रांतों के स्तर पर जाए तो प्रांतों में हमने देखा था कि एक वायसराय हुआ करता था जिसे उपरीक कहते थे, और जो प्रांत होते थे उन्हें भुक्ति कहा जाता था। उसके नीचे जिला होता था जिसे विषय, और उसका जो मुखिया होता था उसे विषयपति कहते थे। और पूर्वी भारत में विषय को और नीचे जो है डिवाइड किया जाता था विधियों में। और फिर सबसे निचली जो अगर देखें इकाई होती थी तो वो होता था ग्राम। फिर हमने देखा था कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, 4 प्रकार के आश्रम हुआ करते थे। शूद्र और महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधरी थी इस काल में आते आते। फिर हमने उस काल की महान विभूतियाँ देखी थी, जैसे कालिदास, अमर सिंह। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है कि गुप्त काल के समाप्ति के बाद में, यानी गुप्त काल जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद में उत्तर भारत में कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से वंश जो है वो सत्ता में आए, उनके बारे में आज हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हुआ कुछ यूँ कि जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बाद में उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी, और कोई एक देखा जाए तो कोई पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई साम्राज्य नहीं था। और वो साम्राज्य हुआ बाद में गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य के बाद में भी जो है उत्तर भारत फिर से उसी प्रकार की राजनीतिक शून्यता का आभास करता है। तो उस काल में क्या होता है कि फिर छोटे छोटे साम्राज्य बन जाते हैं, और अलग अलग जो है वो स्थानों पर अलग अलग जो वंश जो है वो शासन में आते हैं। जैसे थानेश्वर का वर्धन वंश आता है, वल्लभी का मैत्रक वंश होता है, मगध के उत्तरगुप्त शासक होते हैं, मालवा का यशोधर्मन होता है, और कन्नौज का मोखरी वंश। इस प्रकार से अनेक जो है वो वंश सत्ता में आते हैं उत्तरी भारत में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वल्लभी का मैत्रक वंश। वल्लभी कहाँ हुआ करते हैं? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। तो ये पल्लवी नहीं है, वल्लभी है। वल्लभी का मैत्रक वंश, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी भट्टारक ने। ये जो वंश मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इनमें से जो हर्षवर्धन वाला वंश पढ़ेंगे, वर्धन वंश, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी का आपको सिर्फ नाम याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से वंश जो है वो सत्ता में आए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं 2021-22 में यूपीएससी में से क्वेश्चन बने हैं। तो इनका सब आपको नाम याद रख लेना। जैसे मैत्रक वंश कब था? तो ये था गुप्तों के बाद में। ठीक है, तो इस वंश की स्थापना किसने की? भट्टारक ने। और इस वंश के 2 प्रारंभिक शासक जो थे ना, भट्टारक और घरसेन, उन्होंने सिर्फ सेनापति की ही उपाधि ली थी, उन्होंने राजा की उपाधि नहीं ली थी। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन हुआ करता था, और उसका दामाद भी हुआ करता था। यानी कि हर्षवर्धन जो है उसका दामाद कौन था? ध्रुवसेन। ठीक है, ध्रुवसेन तृतीय जो है उसके काल में ह्वेनसांग जो आया था वो वल्लभी की यात्रा पे भी गया था। ह्वेनसांग कौन था? चीन का एक यात्री हुआ करता था जो भारत में आया था, बौद्ध यात्री जो हुआ करता था। तो वो जो है ध्रुवसेन तृतीय काल में वल्लभी की यात्रा पे गया था। फिर था ध्रुवसेन चतुर्थ जो है उसके दरबार में हुआ करता था भट्टी, उसका दरबारी कवि था भट्टी। ये आपको याद रख लेना है। फिर है इन शासकों के काल में वल्लभी का जो विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षा का महान केंद्र माना जाता था। जिस प्रकार से नालंदा माना जाता था उसी प्रकार से वल्लभी जो है उस काल में, मैत्रक वंश के काल में, एक शिक्षा का महान केंद्र माना जाता था। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मोखरी वंश। हमने देख लिया वल्लभी का मैत्रक वंश, अब हम देखेंगे मोखरी वंश। ये मोखरी वंश वैसे हुआ कहाँ करता था? ये मोखरी वंश का शासन हुआ करता था कन्नौज में। ठीक है, इस वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है मुखर को। देखिए, मुखर से ही मोखरी वंश निकला है। परंतु कुछ जो है हमें साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं कि इस वंश का जो प्रथम अगर शासक देखे या कोई संस्थापक देखे तो वो ईशान वर्मन को भी माना जाता है। और ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। कौन? मोखरी वंश के जो शासक हुआ करते थे वो। इस वंश के अन्य शासक जो है वो कौन कौन हुए? सर्ववर्मन, ग्रहवर्मन, ये और इस प्रकार के अनेक शासक जो है इस वंश में हुआ करते थे। जो ग्रहवर्मन है इसका विवाह जो है पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। इसको समझते हैं। यानी जो ये ग्रहवर्मन है इसका विवाह किससे हुआ था? पुष्यभूति वंश। ये पुष्यभूति वंश कौन है? जो वर्धन वंश है ना, जो अपने थानेश्वर वाले, उनके ही वंशज है ये पुष्यभूति। जब उस वंश की स्थापना करता है पुष्यभूति, और उसका चौथा जो शासक होता है वो है प्रभाकर वर्धन। और जो प्रभाकर वर्धन जो है इसके पुत्र होते हैं राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, फिर एक और होता है कृष्ण, और एक इसकी पुत्री होती है राज्यश्री। राज्यश्री इसकी पुत्री होती है।
तो जो राजश्री का विवाह है वो किससे होता है, ग्रहवर्मन से किया जाता है। ये इसकी कहानी है। फिर क्या है, जो गोंड का शासक होता है शशांक और उत्तरगुप्त शासक होता है देवगुप्त, इन लोगों ने षड्यंत्र करके जो ग्रहवर्मन है उसकी हत्या कर देते हैं ये लोग षड्यंत्र करके। परंतु बाद में क्या हो जाता है, हर्षवर्धन हस्तक्षेप बीच में कर लेता है और राज्य पे अधिकार नहीं कर पाता है, और उसके बाद तो मौखरी वंश का शासन जो है वो किसमें विलय कर लिया जाता है, वर्धन वंश का जो शासन है उसी में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर है मालवा का यशोधर्मन। हमने देख लिया, मैत्रक देख लिया, मौखरी वंश देख लिया, अब हम देख रहे हैं मालवा का यशोधर्मन। जो अपना मौखरी वंश है उसका महत्वपूर्ण अगर इतिहास इस प्रकार से माना जा सकता है कि उसका वैवाहिक संबंध किसके साथ हुआ करता था, थानेश्वर का वर्धन वंश जो है उसके साथ उसका वैवाहिक संबंध हुआ करता था। मालवा का यशोधर्मन अब देख लेते हैं। मालवा का यशोधर्मन जो है 530 ईस्वी के आसपास भारतीय राजनीति में इसका उदय होता है, और इसकी जानकारी हमें यशोधर्मन का जो रिस्टलपुर अभिलेख है और जो मंदसौर प्रशस्ति है उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में इतनी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। आपको सिर्फ ये वंशों के नाम याद रखने के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको मैं पढ़ा दूँ तो एक कान में बात पड़ी रहे तो पता लगे हाँ ये तो गुप्तों के बाद में आए थे, हर्ष के आसपास ये समकालीन ये हुआ करते थे। फिर जो इम्पोर्टेंट आज का हम पढ़ेंगे वो है थानेश्वर का वर्धन वंश। ये थानेश्वर कहाँ हुआ करता था, ये थानेश्वर हुआ करता था जो अंबाला है अपने हरियाणा में, वहाँ पर ये थानेश्वर हुआ करता था। तो वहाँ के शासक कौन होते थे, वहाँ के शासक हुआ करते थे ये वर्धन वंश वाले। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति जो है उसने इसकी स्थापना की थी, और बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति जो है इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और हर्षचरित के अनुसार, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित, उसके अनुसार प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का चौथा शासक हुआ करता था, और उसने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। जैसे हमने देखा था ना कि गुप्त शासक जो है उन्होंने भी बड़ी आडंबर पूर्वक उपाधियां धारण की थी, उसी प्रकार से इस वंश के शासकों ने भी आडंबर पूर्वक जो उपाधियां हैं वो धारण करी, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि। और उसके 3 पुत्र थे, इसके प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक कृष्ण, और उसकी पुत्री थी राजश्री। और राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, ग्रहवर्मन के साथ। मौखरी शासक जो ग्रहवर्मन था उसके साथ इसका इसका विवाह हुआ था। तो इसकी कहानी कुछ यूँ है कि प्रभाकर वर्धन के बाद में उसका वर्धन वंश का शासक बनता है राज्यवर्धन। तो उधर जैसे ये इधर शासक बनता है, उधर क्या हो जाता है कि राज्यश्री के प्रति ग्रहवर्मन की हत्या कौन कर देता है, शशांक और जो मालवा का शासक होता है वो मिलकर उनकी हत्या कर देते हैं। बाद में इधर जब पता लगता है राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन गुस्से में अपनी बहनोई का बदला लेने के लिए, और वो क्या करते हैं, शशांक जो है और वो मालवा का शासक वो राज्यश्री को कैद कर लेते हैं, यानी उसके पति की हत्या करके उसकी बहन को कैद कर लेते हैं। तो यहाँ जब राज्यवर्धन को पता लगता है तो राज्यवर्धन लड़ने के लिए उससे जाता है गुस्से में। तो जब ये वहाँ पर जाता है तो रास्ते में से शशांक मिल जाता है, और शशांक इसे क्या यानी कि बहला फुसलाकर, यानी कि चलो बैठते हैं, बात करते हैं, थोड़े पैग वैग लगाते हैं, आराम से शांतिपूर्ण सा वातावरण बना के इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है, और राज्यवर्धन उसकी बातों में आ जाता है। और राज्यवर्धन जब उसकी बातों में आ जाता है तो शांतिपूर्ण बातचीत के सहारे वो एक षड्यंत्र करके इसकी हत्या धोखे से कर देता है, किसकी, राज्यवर्धन की। और जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो 16 वर्ष की आयु में मात्र हर्षवर्धन जो है वो राजा बनता है। फिर हर्षवर्धन राजा बनने के बाद सबसे पहले शशांक पर चढ़ाई करता है और सबसे पहले शशांक को मारता है, और शशांक को मारने के बाद उसका जो राज्य है उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस प्रकार से वो अपने भाई का और अपनी बहन के पति का यानी अपने जीजा का जो है वो बदला लेता है। और इस प्रकार से मौखरी वंश का शासक भी उस शासन जो है उसको भी उसके अंडर में आ जाता है, और जो शशांक का साम्राज्य था वो भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। ये वही शशांक है जिसने महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि जो वटवृक्ष जो था उसको काटा था, ये वही शशांक है। ये अपने आप को शैव बताता था। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम पढ़ेंगे महान शासक हर्षवर्धन के बारे में। तो राज्यवर्धन के पश्चात हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बन जाता है। और हर्ष के इतिहास की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी हो तो वो कहाँ से मिलेगी, जो बाणभट्ट है उसने लिखा हर्षचरित, और हर्ष ने स्वयं भी 3 जो है वो ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, फिर हर्षकालीन जो सिक्के हैं, फिर उसके जो अभिलेख हैं, उसकी जो मुद्राएं हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर अगर देखें तो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हर्ष के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और ये तो है ही है, साथ के साथ में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था
उसके अगर लेखों को भी देखें तो भी हमें हर्षवर्धन के राज्य की जानकारी प्राप्त हो सकती है। हर्ष ने अपने राज्य के आरंभिक 6 वर्षों में उत्तरी भारत के वो 5 राज्यों जैसे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को वो जीत लेता है और अपनी स्थिति को मजबूत बना लेता है। यानी 6 वर्ष कौन से, 606 में तो राजा बना और 612 ईस्वी तक वो 5 राज्यों को जीत लेता है। यानी राजा बनने के बाद वो शांति से बैठता ही नहीं है, जीत पे जीत उसको मतलब वो हासिल करता जाता है। ठीक है, फिर वल्लभी से भी हर्ष का संघर्ष हुआ था। ये देखिए, ये रही वल्लभी से भी हर्ष का संघर्ष होता है। और फिर ये क्या होता है कि कुछ ज़्यादा परिणाम इसका निकलता नहीं है। और 632 ईस्वी में हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच में भी, जो चालुक्य राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य कौन थे इनके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी के पास में इनके बीच घमासान युद्ध होता है और हर्ष जो है उसमें हार जाता है। कोई नहीं, हार जीत तो लगी रहती है जीवन में। ये देखिए आप, हर्ष जो है उसका साम्राज्य इतना फैला हुआ था। कुछ अगर लेख देखें तो वो तो ये भी कहते हैं, जैसे ह्वेनसांग जो आया था उसके लेख देखें तो वो तो ये भी कहता है कि नेपाल और कश्मीर पर भी हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। परंतु ये जो है थोड़ी सी अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन के ना तो कोई सिक्के मिले हैं ना कोई लेख मिले हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर यह है कि हर्षवर्धन ने चीन का जो सम्राट था उसके दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा था। कब? 641 ईस्वी में। ये ईस्वी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जस्ट रेफरेंस के लिए आपके लिए है। आप तो इस बात पे फोकस कीजिए उसकी विदेश नीति किस प्रकार की हुआ करती थी। देखिए कितना अगर दूरदृष्टि वाला शासक वो था, उसने चीन के शासक जो था उसके दरबार में भी एक अपना दूत भेज दिया था और उसकी वजह से चीन के शासक ने भी 3 दूत जो है अलग अलग समय पर हर्षवर्धन के दरबार में भेजे। मगर जब तीसरा दूत भारत में आया हर्षवर्धन के दरबार में, तब तक हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। हर्ष के राजवंश जो है उसके सदस्य अपने अपने धार्मिक विचारों का अनुसरण किया करते थे। देखिए ये कितना, अगर आप आज के कंटेक्स्ट में देखें तो कितना ये समावेशी आदमी ये हुआ, कितना समावेशी और सहनशील वाला राजा ये हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इसके काल में अलग अलग लोग, इसके जो भी परिवार के सदस्य थे वो अपने अपने विचारों का जो है अनुसरण कर लिया करते थे। आज तो अगर एक परिवार में 2 व्यक्ति अगर 2 अलग अलग राजनीतिक धाराओं का भी समर्थन करते हैं तो एक दूसरे को देशद्रोही बता देते हैं। लोगों की दोस्तियाँ, मित्रता टूट जाती है क्योंकि वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं उनको समर्थन देते हैं। और सीखो कुछ हर्षवर्धन से कि उनके घर में ही अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के जो है वो भगवान को मानते थे, अलग अलग प्रकार की जो है वो अपने धार्मिक विचार उनके हुआ करते थे। जैसे कि प्रभाकर वर्धन जो है वो सूर्य का उपासक हुआ करता था और उसका बेटा राज्यवर्धन बौद्ध हुआ करता था, देख सकते हैं हम। ठीक है, और हर्षवर्धन ने वंश के 3 देवताओं जैसे शिव, सूर्य और बुद्ध, इन तीनों को उसने श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी वो तीनों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था। अपने राज्य के अंतिम वर्षों में कौन, हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध महायान की शाखा को अपना लेता है। किसके प्रभाव में आकर? ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर। ह्वेनसांग, उनके नाम चीनियों वालों के ऐसे ही हैं, थोड़े बोलने में दिक्कत होती है। ह्वेनसांग जो है उसके प्रभाव में आकर ये महायान की बौद्ध धर्म की शाखा को ये अपना लेता है। ठीक है, उसी के प्रभाव की वजह से 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सभा का आयोजन ये करता है और महायान जो है उसका एक पक्षीय प्रचार करता है। उसके बाद एक और जो है ये सभा आयोजित करवाता है वहीं पे कन्नौज में ही। कहते हैं कि वहाँ पर 5 लाख लोग उसमें आए थे, 3000 बौद्ध लोग आए थे, 3000 ब्राह्मण लोग आए थे। और ऐसा माना जाता है कि 75 वर्षों में इतना 75 दिनों में इतना दान दिया हर्षवर्धन ने जितना कि 5 साल जो है उस 5 साल का कोष उसने 75 दिनों में दान देकर खाली कर दिया, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये देखिए ह्वेनसांग के बारे में आप ह्वेनसांग के बारे में आप देख सकते हैं। ये ह्वेनसांग है, चाइना का यात्री, पूरा आप देख सकते हैं झोला उठा के ये आया हुआ है वहाँ से, चाइना से। ये क्यों आया था भारत में? एक्चुअली भारत में जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनके अध्ययन के लिए आया था, बुद्ध से संबंधित जो भी उनके अवशेष हैं उनके बारे में जानने के लिए आया था। और यहाँ पर ये बहुत सारे राजाओं के दरबार में ये रहा था। ठीक है, तो ह्वेनसांग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत जो है चीनी ग्रंथ सीयू से हमें प्राप्त होता है। और ह्वेनसांग के अनुसार वो क्या क्या कहता है यहाँ पर? ब्राह्मण सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित जाति यहाँ पर मानी जाती थी। क्षत्रिय कर्तव्यनिष्ठ होते थे। ठीक है, हर जो वर्ण था उसका अपना अपना कर्तव्य हुआ करता था। मछुआरे, कसाई, जल्लाद, भंगी जैसी जातियाँ नगर के बाहर निवास करती थी। ठीक है,
वह कन्नौज धर्म सभा का अध्यक्ष था तथा उसने छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। जो कन्नौज में धर्म सभा हुई थी ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसका अध्यक्ष कौन था? यही हुआ करता था। कराधाराई सब इसका था तो अध्यक्ष तो यही होएगा। फिर बलि प्रथा का प्रचलन भी समाज में हुआ करता था। इसकी बातों से और कुछ पता चला हो कि नहीं चला हो, मगर हर्षवर्धन कालीन इतिहास के बारे में इसके वृत्तांतों से हमें पता लग जाता है कि समाज किस प्रकार का हुआ करता था, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। गाय के मांस खाने पर प्रतिबंध उस काल में हुआ करता था। अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह और पर्दा प्रथा जो उसका प्रचलन नहीं था उस काल में। किसके अनुसार? ह्वेनसांग के अनुसार। सती प्रथा प्रचलित थी। ये तो सती प्रथा प्रचलित थी तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देख लिया है कि 510 ईस्वी में ही भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख में है, उसमें जो सेनानी गोपराज है उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर शिक्षा ग्रहण करने की आयु जो है वो 9 से 30 वर्ष की आयु मानी जाती है। आज भी देश में कुछ जो है अपने आप को महान बताने वाले लोग जो है, अगर कोई आदमी पढ़ता है थोड़ा 20-30 साल की उम्र तक, 31 साल की उम्र तक पढ़ने लगता है तो उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि कब कमाएगा, ये कमाएगा। उस काल में भी देखिए आप 9 से 30 वर्ष की आयु तो पढ़ाई की उम्र मानी ही जाती थी। अगर आपकी उम्र भी, कोई लेक्चर देख रहा है उसकी उम्र भी अगर 25-30 साल हो है और वो लेक्चर देख रहा है तो उसमें इसकी कोई वो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी कहे कि नहीं इतना बड़ा हो गया है, वो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र भर जो है वो पढ़ाई चलती रहती है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष तक रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। ह्वेनसांग ने बताया कि सड़क और नदी मार्ग जो है वो लूट मार से पूर्णतः सुरक्षित हैं। देखिए ये बंदा खुद लिख के जाता है कि नदी और सड़क मार्ग लूट मार से पूर्णतः सुरक्षित हैं, परंतु इस खुद को स्वयं ह्वेनसांग को बहुत बार लूटा गया था। और तो और इसका माल तो लूट ही लेते थे बेचारे के। इसकी किताबें थी वो भी नहीं छोड़ी लोगों ने, वो भी इससे छीन ली। इसने बोला भी भाई ये लिखी हुई भी है मेरी भाषा में, चीनी में, तुम लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। लोगों ने वो तक फाड़ दिया, ऐसा नहीं कि किताबें तो छोड़ दे इसके पास। और फिर भी बंदा क्या, कितना बढ़िया आदमी है कि जहाँ का नमक खाया है वहाँ के बारे में अपने देश में जाकर अच्छी बातें ही बताएगा। तो उसने ये लिखा कि भाई साहब यहाँ पर चोरी नहीं होती, परंतु उसकी खुद के साथ चोरी, बहुत सारा लूटमार, बहुत बार इसके साथ लूटमार हुई बेचारे के साथ। ठीक है, फिर है ह्वेनसांग ने कांची और चालुक्य राज्य की भी यात्रा की थी, देख सकते हैं आप। और चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की काफ़ी प्रशंसा भी ये करता है। और शारीरिक दंड का प्रचलन कम उस काल में माना जाता था। सामाजिक बहिष्कार एवं अर्थदंड ही अधिक प्रचलित हुआ करता था। ये किसके अनुसार हुआ करता था? ये ह्वेनसांग के अनुसार हुआ करता था। परंतु अगर वास्तविकता में देखा जाए तो शारीरिक दंड जो है उसका प्रचलन भी उस काल में हुआ करता था, यानी कि अंग भंग वाले दंड भी उस काल में दिए जाते थे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर है हर्षवर्धन का हम शासन प्रबंध देख लेते हैं कि उस हर्षवर्धन के काल में शासन किस प्रकार से हुआ करता था। राजा एक होता ही था, राजा के नीचे मंत्री होते थे उसके अलग अलग। यही प्राचीन भारत में देखें तो यही मैक्सिमम राज्यों में हुआ करता था शासन। राजा, उसके नीचे अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। फिर राज्य जो है वो अलग अलग प्रांतों में विभक्त हुआ करता था और प्रत्येक जो है प्रांत उसको क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। ठीक है, ये एक बार हम थोड़ा ध्यान से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल के लेक्चर्स में या पिछले लेक्चर में अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो देखिए, ये तो हो गया अपना पूरा राज्य, यानी कि पूरा साम्राज्य जो हो गया। इसके नीचे जो है अलग अलग प्रांत हुआ करते थे। उन प्रांतों को क्या कहते थे? उनको कहते थे भुक्ति, यानी कि ये भुक्ति फर्स्ट, ये भुक्ति सेकंड और ये भुक्ति थर्ड मान लीजिए आप। ठीक है, और इन भुक्ति जो होती थी उसका जो प्रशासक कौन होता था? वो होता था उपरीक। ठीक है, फिर ये भुक्तियां जो है वो जिलों में विभाजित होती थी और जिलों को क्या कहते थे? विषय कहते थे। और इसका अधिपति कौन होता था? विषयपति होता था। और कौन होता था? ठीक है, फिर इसके नीचे क्या होते थे? ग्राम होते थे। परंतु हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि अगर हम देखें पूर्वी भारत गुप्त काल में, तो पूर्वी भारत में क्या होता था? विथियों में भी ये डिवाइड होता था। जिला जो है वो विथियों में डिवाइड होता था। ये जिला है तो विथियों को हम तहसील के तौर पे मान सकते हैं। ठीक है, और फिर विषय के नीचे होते थे ग्राम, और ग्राम का कौन? ग्रामिक हुआ करता था। इस काल में आके उसको क्या कहने लगा? ग्राम जो है उसका शासक को, प्रधान जो था उसको ग्रामाक्ष पटलिक उसको कहा जाने लगा। गुप्त काल में उसे ग्रामिक कहा जाता था। और जो ग्रामाक्ष पटलिक जो है उसकी सहायता के हेतु कर्णिक हुआ करते थे। कर्णिक भी कुछ जो है वो आप देख सकते हैं कुछ अधिकारी ही हुआ करते थे। और जो प्रांतीय शासक जो थे उन्हें लोकपाल कहा जाता था। ठीक है, आगे चल लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से।
ठीक है। फिर अब हम देखते हैं गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख अधिकारी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये एक आपको एग्जैक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं, मगर आपके दिमाग में, कान में थोड़ा बहुत ये पड़ा होना चाहिए कि हाँ इस प्रकार के अधिकारी उस काल में हुआ करते थे। महासंधि विग्राहक, नाम से पता लग रहा है संधि विग्राहक कौन करेगा, संधि करने का काम करेगा और क्या करेगा, युद्ध और शांति का मंत्री था। महाबलाधिकृत, बल कहाँ पर काम आता है, सेना में, तो वो सर्वोच्च सेनापति होता था और बलाधिकृत सेनापति होता था। फिर बृहदाश्वर, तो ये कौन होता था, अश्व सेना का सेनापति। कटुक, हस्ती सेना का सेनापति। पथी, सैनिकों के शिविरों का अध्यक्ष होता था। यमचट्टी कौन होता था, रात को पहरा देने वाली स्त्रियां जो होती थी वो यमचट्टी हुआ करती थी। भाई यम जो है वो जो उनका भी काल क्या है उससे दर्शाया जाता है, अंधेरे से सब ऐसे, तो जो है रात को पहरा देने वाली स्त्रियां, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप। राजस्थानी किसे, वायसराय को, जो ऊपरी होता था वही राजस्थानी हुआ करता था। कुमारामत्ते, राजकुमार का परामर्शदाता होता था ना, वही कौन होता था, कुमारामत्ते हुआ करता था। उपरीक, जो प्रांतीय गवर्नर हुआ करता था। विषयपति, जिलाधिकारी होता था। दोसाधनिक, ये ग्रामाध्यक्ष होता था। भोगिक या भोगपति, राजकीय कर एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। प्रतिहार, मीमांसक, लेखक, अक्षपटलिक और दूतक आदि अन्य अधिकारी भी उस काल में हुआ करते थे। ये एक बार क्या है, आपको 2-3 बार ये आपको अपनी नज़र से गुजार देने, ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। फिर है सम्राट, जो है वही सर्वोच्च न्यायाधीश उस काल में हुआ करता था, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब किसके हाथ में हुआ करती थी, सबकी सब हाथ में हुआ करती थी, सम्राट के अधिकार में हुआ करती थी। राज्य में फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार की अदालतें हुआ करती थी और बड़े अपराधों के लिए अंग भंग जैसे दंड और छोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगा दिया जाता था। ऑर्डियल प्रथा भी उस काल में प्रचलित हुआ करती थी। ऑर्डियल प्रथा जो है, इसके बारे में मैंने जब वैदिक युग हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसके बारे में बताया था। याद है आपको ऑर्डियल प्रथा क्या है? कोशिश करिए, दिमाग पर जोर डालिए थोड़ा सा। चलो मैं बताता हूँ। ऑर्डियल प्रथा क्या होती थी, जैसे आज नहीं, हमें अगर किसी पे डाउट हो कि तुमने चोरी करी है, तुम नहीं कहते खाजा विद्या माता की कसम, वैसे वाले उस काल में क्या करते थे कि तुमने चोरी नहीं की, खाजा विद्या माता की कसम, इस मंदिर पर चढ़ के सूर्य भगवान की कसम खा जा। या वो क्या करवाते थे कि गर्म लोहा या गर्म धातु का कुछ भी हाथ में पकड़ा देते थे कि अगर जो है निर्दोष हुआ तो तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे और अगर दोषी है तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। तो इस प्रकार की जो है जो प्रथाएं प्रचलित थी न्याय से संबंधित, उनको क्या कहा जाता था, ऑर्डियल प्रथा कहा जाता था। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं उस काल की आर्थिक दशा किस प्रकार की हुआ करती थी। तो हर्षकालीन आर्थिक दशा उन्नत मानी जाती है। व्यापार व्यवस्था का कार्य श्रेणियों का होता था। श्रेणियाँ क्या होती थी हमें पता ही है, याद है कि नहीं, ये श्रेणियाँ क्या होती थी? ठीक है, जो अपने सदस्यों को व्यावसायिक शिक्षा भी देती थी। यानी श्रेणियाँ देखिए, गुप्त काल में हमने देखा कि वो बैंकिंग का कार्य भी करती थी और यहाँ आते आते ही उन्होंने क्या कर दिया, वो व्यावसायिक शिक्षा भी अपने जो सदस्य थे उनको देना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि पहले भी व्यावसायिक शिक्षा तो वो देते ही थी। फिर हम देख लेते हैं, मथुरा सूती वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। जब हम कुषाण काल पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि मथुरा में एक विशेष प्रकार का वस्त्र बनाया जाता था। नाम याद है आपको उसका कि भूल गए? शाटक नामक वस्त्र नहीं बनाया जाता था। तो मथुरा देखिए कुषाण काल से ही या उससे पहले से ही वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, करों की संख्या जो है वो काफ़ी कम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हर्ष जो है वो ज़्यादा उत्पीड़न नहीं करता था जनता का, कम कर जो है वो कम ही लगाया करता था। केवल 3 कर जो है उनके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एक भाग, एक हिरण्य और एक बलि। ये हिरण्य है, हिरण्य, ठीक है। तो हिरण्य, एक बलि, इन 3 करों का ही उल्लेख हमें मिलता है। ये 3 कर क्या क्या है, कौन सा कर किस प्रकार का होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अभी भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? भूमि कर ही हुआ करता था। इसके अतिरिक्त चुंगी, जुर्माना, भेंट, बिक्री कर आदि इस प्रकार के कर भी उस काल में लगा दिया करते थे। यानी कि चुंगी लगा दी, सेल्स टैक्स लगा दिया, ये तो उस काल में लगाया जाता था। जुर्माना लगा दिया, छोटे मोटे अपराध कर दिया, तो इन सबसे भी आय होती थी राज्य को। ठीक है, ये प्राचीन काल में कुछ भूमिदान के प्रकार हैं, ये आपको याद रख लेने, मतलब दिमाग में आपको वेग आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। ब्रह्मदेय होती थी केवल ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, नाम से यह ब्रह्मदेय, यानी ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय। ठीक है, एक है अग्रहार, ये भी केवल ब्राह्मणों को दी जाती थी। ये मुख्य आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रख लेनी, एक तो ब्रह्मदेय और एक अग्रहार, बाकी एक बार आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें, हर्ष का प्रशासन सामंतवादी प्रथा का पूर्वगामी माना जाता है। यानी इस काल तक आते आते सामंतवादी प्रथा जो है वो शुरू
हो गई थी, पूर्णतया नहीं मगर सामंतवादी प्रथा जो है शुरू हो गई थी। वैसे भी अगर देखें तो गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के, और गुप्तों के सामंत भी हुआ करते थे। फिर हर्षवर्धन जो हमने देखा था मौखरी वंश वाले गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, ये वर्धन वंश खुद गुप्तों का सामंत हुआ करता था। फिर जैसे ही राज्य कमजोर होता था, राजा कमजोर होता था, सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। तो सामंतों का प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। प्रशासन के पदाधिकारियों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले क्या दे दिया जाता था? भूमिखंड दे दिया जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे कालांतर में सामंतवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई। और जब हम राजपूत काल पढ़ेंगे, और अगर आप राजपूत काल देखते हैं तो उसमें सामंतवाद बढ़ जाता है। जैसे अगर हम देखें तो मेवाड़ का शासन होता है, महाराणा प्रताप वहाँ के शासक, फिर उनके नीचे बहुत सारे सामंत होते हैं ना, हाँ, तो सामंतवाद जो इस काल में बढ़ गया था, जिसने साम्राज्य में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। और साम्राज्य के पतन का एक कारण ये भी हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? एक मिनट स्क्रीन साफ कर लेते हैं। हुआ यूँ करता था कि राजा के नीचे जो है अनेक सामंत हुआ करते थे। अब सेना भी जो है सामंतों के पास हुआ करती थी, यानी राज्य को जब सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो सामंत लोग राजा को सैनिक प्रोवाइड करवाते थे। सामंत लोग एक बार जो है साल में जाते थे राजा के सामने, नतमस्तक होते थे और जो है वो ऑफरिंग्स देते थे राजा को, ठीक है। और राजा अगर सामंत की कोई पुत्री है तो उसका विवाह किसके साथ होता था? राजा के साथ होता था। परंतु ये सामंत लोग इस प्रकार क्या करते थे कि अगर राजा कोई मजबूत राजा है, मजबूत व्यक्तित्व वाला है, शक्तिशाली है, तो ये ठीक से राजा की आज्ञा का पालन करते थे। और अगर राजा कोई कमज़ोर सिद्ध हो जाता था तो ये क्या करते थे? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, राजा के दरबार में जाना बंद कर देते थे, कर देना बंद कर देते थे। तो इस प्रकार से सामंतवाद जब आ गया तो इसने राज्य के विकेंद्रीकरण कर दिया और राज्य को कमज़ोर बनाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। विदेश नीति अब देख लेते हैं कि हर्ष की विदेश नीति किस प्रकार की हुआ करती थी। हर्ष की विदेश नीति में अगर देखें तो वो बहुत सारे जो उसके साम्राज्य थे उसके साथ मित्रतापूर्वक संबंध वो रखा करता था। जिस प्रकार जैसे अगर हम देखें तो कामरूप यानी आसाम जो है वहाँ का राजा था भास्कर वर्मन, वो इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। किसका? हर्ष का। क्यों हुआ करता था? क्योंकि वही बात, दुश्मन का दुश्मन शत्रु। अगर आप देखें तो एक कामरूप कहाँ पड़ता है? आसाम। और आसाम किसके पास में पड़ता है? बंगाल के पास में। और बंगाल का शासक कौन था? शशांक। और पड़ोसी में इतिहास गवाह है कि आज तक नहीं बनी है। तो बंगाल के शासक की शत्रुता किसके साथ? आसाम के शासक के साथ। और आसाम का शासक कौन? भास्कर वर्मन। तो और इस शशांक किसका दुश्मन? शशांक हर्ष का दुश्मन। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए इसका जो है बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था कौन? भास्कर वर्मन। वल्लभी का जो राजा था ध्रुवसेन, उसके पुत्री से भी इसने विवाह किया था। और चीन के शासक जो है उसके साथ भी इसके अच्छे संबंध हुआ करते थे। हमने देखा कि दूत भेजा करते थे, दूत का एक्सचेंज हुआ करता था चीन के सम्राट और हर्ष के बीच में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मौखरी वंश जो है वहाँ उसके साथ भी इनके वैवाहिक संबंध हुआ करते थे। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के द्वारा और मित्रतापूर्वक संबंधों के द्वारा ये अपने राज्य को मजबूत बनाने में कामयाब हो पाया। और ये इसकी एक दूरदृष्टिपूर्वक विदेश नीति हम कह सकते हैं। आज भी हम इस प्रकार ही करते हैं, आज भी हम मित्र राज्य बनाते हैं, ठीक है। फिर है हर्ष काल के विभिन्न प्रकार के धर्म। हम देख सकते हैं कि हर्ष काल के काल में कौन कौन से धर्म उस काल में हुआ करते थे। तो हिंदू धर्म उस काल में हुआ ही करता था। और हिंदू धर्म जो है वो अनेक संप्रदायों में विभाजित हुआ करता था। अगर दो देखें मुख्य तौर पर तो एक है शैव और एक है वैष्णव, ठीक है। दो संप्रदाय उस काल के हो गए। फिर हर्ष, भास्कर वर्मन और शशांक ये शैव हुआ करते थे। हर्ष खुद शैव था, पहले बौद्ध बन गया उसके बाद में। फिर भास्कर वर्मन जो था इसका दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, वो भी बौद्ध शैव जो संप्रदाय उससे संबंधित हुआ करता था। और जो शशांक जिसने महाबोधि मंदिर काट दिया और जो दुश्मन था किसका? हर्ष का और भास्कर वर्मन दोनों का, ये भी शैव ही हुआ करता था। वैष्णव धर्म भी उस काल में प्रचलित हुआ करता था, ठीक है। फिर अगर देखें तो बौद्ध धर्म भी उस काल में प्रचलित था, परंतु बौद्ध धर्म इस काल में अपनी अवनति पर हुआ करता था। जिस प्रकार के कुषाण काल में बौद्ध धर्म अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति में था, इस काल तक आते आते ये अपनी अवनति के काल में पहुंच जाता है। इस काल में क्या हुआ था कि वैष्णव और शैव धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है स्थान प्राप्त हो गया था। शैव धर्म में भी अगर देखें तो जो कापालिक लोग हुआ करते थे, वो संप्रदाय जो शैव धर्म का, वो कापालिक संप्रदाय महत्वपूर्ण इस काल में हो गया था। तो बौद्ध धर्म जो है वो अवनति का काल क्यों माना जाता है? जैसे कपिलवस्तु हो गया, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि में जो स्थान है वहाँ पर जो प्राचीन स्तूप और विहार बने हुए थे। बिहार नहीं, विहार, ये विहार है
जो स्तूप और विहार बने हुए थे वो टूटी फूटी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस काल में हुआ करते थे। महायान जो अगर देखें संप्रदाय तो बौद्ध धर्म का वो अधिक प्रचलित हुआ करता था, क्योंकि स्वयं राजा जो हैं हर्षवर्धन वो भी महायान संप्रदाय को ही बढ़ावा देते थे। और बौद्ध विहार जो थे वो विलासिता और नैतिक पतन का केंद्र बन गए थे। जब हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था कि जैसे ही बुद्ध की मृत्यु होती है बौद्ध जो विहार है वो नैतिक पतन और विलासिता का है वो पूरा केंद्र बन जाते हैं। उस काल में जैन धर्म भी प्रचलित हुआ करता था। जो श्वेतांबर है वो दिन रात तपस्या में लीन रहा करते थे। ये कौन कहता है? ह्वेनसांग कहता है कि श्वेतांबर लोग तो भाई जब देखो रात दिन तपस्या में ही लगे रहते हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर अब देखें कि हर्ष के दरबार में साहित्यिक विभूतियां कौन कौन सी थी, कवि वगैरह कौन थे उस काल में। तो हर्ष के दरबार में अनेक कवि हुआ करते थे। देखिए हर्ष जो है वो आश्रयदाता तो हुआ ही करता था, जो कवि वगैरह होते थे, जो साहित्यकार होते थे, उनका ये स्वयं भी अच्छा लेखक हुआ करता था, क्योंकि उसने खुद 3 ग्रंथ लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये खुद ने इसने लिखे। हालांकि कुछ लोग यह कहते हैं कि इसने खुद ने नहीं लिखे, अपने आप को महान बतलाने के लिए इसने ये कह दिया कि मैंने लिखा, जबकि धावक नाम का एक व्यक्ति होता था लेखक, उससे इसने लिखवा लिए, उसको पैसे दे दिए और अपना नाम उस पर लगा लिया। यानी कॉपीराइट जो है उसका उल्लंघन ये कर रहा। पर इस पर कॉपीराइट अब जो है उस काल में हुआ भी नहीं करता था एक्ट, और कौन ही इस पर कॉपीराइट का एक सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करे अब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर बाण भट्ट जो है इसका प्रधान अगर देखें कवि कौन था, दरबारी कवि तो हुआ करता था बाण भट्ट, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। हर्षचरित में वो हर्ष के इतिहास के बारे में वो बताता है, हर्ष के वंशों के बारे में बताता है, हर्ष के बारे में बताता है। मयूर एक प्रसिद्ध कवि हुआ करता था जिसने सूर्य शतक लिखा। देखिए मयूर के बारे में कहानी है कि मयूर क्या करता है, ये अपनी पुत्री की सुंदरता के ऊपर ये कुछ लेख लिखता है, उसकी वजह से इसको कुष्ठ रोग हो जाता है। बाद में कुछ लोगों ने इसे बताया, इसने भगवान से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती होगी, मैंने अपनी ही पुत्री की सुंदरता के बारे में लिखा। तो फिर इसको ऐसा बताया जाता है कि भाई साहब भगवान सूर्य की स्तुति करो आप। तो ये भगवान सूर्य की प्रार्थना में शो जो है वो दोहे लिख देता है, इसीलिए सूर्य शतक जो है वो उसके सम्मान में ही लिखता है, सूर्य भगवान के सम्मान में की प्रार्थना में ये लिखता है। इसके बाद में इसके कहा जाता है कि वो जो कुष्ठ रोग है वो ठीक हो जाता है। फिर है मातंग दिवाकर, एक चांडाल हुआ करता था, परंतु अपनी कविता जो शक्ति थी, इसकी कवित्व शक्ति के कारण जब प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए आपका नाम क्या है, आप किस वंश से संबंधित है, आप किस जाति से हैं, किस वर्ण से, किस वर्ग से आते हैं, इससे मतलब नहीं है। आपका अपना ज्ञान जो आपने हासिल किया है उसे कोई नहीं चुरा सकता, और आप सिर्फ उस ज्ञान के दम पर ही बड़े बनेंगे, वो ज्ञान ही आपको आगे लेके जा सकता है। कोई पैसा, कोई जाति, कोई धर्म आपको आगे नहीं लेके जा सकता है। ठीक है। फिर धर्म कीर्ति नाम का एक दार्शनिक भी उसके दरबार में हुआ करता था। भर्तरी नाम का एक संस्कृत विद्वान भी उसके दरबार में हुआ करता था, जिसने भर्तरी शतक नाम का ग्रंथ भी लिखा। तो ये जो है हर्ष के दरबार में कवि और साहित्यिक विभूतियाँ हुआ करती थी। तो ये हो गया आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देख लिया कि किस प्रकार से गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में कौन कौन से छोटे छोटे अगर देखें वंश जो है वो सत्ता में आए। ठीक है, हमने देखा क्या, वल्लभी का हमने मैत्रक वंश देखा, फिर हमने मौखरी वंश देखा, मालवा का यशोधर्मन हमने देखा, फिर वर्धन वंश हमने देखा ना। इनके राजा के बारे में हमने जाना, और हर्ष के काल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या हुआ करती थी वो हमने देख लिया। इसके बाद में जो है हम देखेंगे राजपूत काल के बारे में। उत्तर भारत में इसके बाद में राजपूत काल आ जाता है, और बहुत सारे राजपूत राजा जो है उत्तर भारत में आ जाते हैं। और दक्षिण भारत और दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी देखें तो अनेक प्रकार के राजा आ जाते हैं, जैसे चालुक्य वगैरह हो गए, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब आएंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। प्री में जो है आपको कुछ राजा जो है उनके, यानी कि ये आपको पूछ सकता है कि कौन सा राजा कौन से वंश का संस्थापक हुआ करता था, या ये राजा कौन से वंश से संबंधित है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा जानने की आवश्यकता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जान लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सलाह देनी हो तो अवश्य आप निश्चिंत होकर वो सलाह हमें दे सकते हैं। कोई सलाह लेनी हो तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम इस अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।